नमस्कार। क्विक रिवीजन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं विश्व के भूगोल की यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो इसमें आपको फैक्ट है, बस देख लेना है क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, तमीज़ से पढ़ना है। तो आगे वीडियो आते रहेंगे तब आप देख लेना, टॉपिक वाइज बहुत आराम से कराएंगे, लेकिन क्विक रिवीजन ऐसा ही होता है। तो जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था, और इन्हीं को बोलते हैं व्यवस्थित भूगोल का पिता। लेकिन भूगोल का जनक कहेंगे तो हिकेटियस, इंपॉर्टेंट। अगर फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहें तो है इरेटोस्थनीज, और फादर ऑफ ज्योग्राफी कहें तो है हिकेटियस। अब बात करें आगे विश्व के भूगोल की, तो सबसे पहले ब्रह्मांड की बात कर लेते हैं। तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों तक के खगोलीय पिंडों को एक साथ, मतलब जो कुछ भी है सबको एक साथ समाहित कर दें तो उसको क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद एक मत आया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है ना कि पृथ्वी। ये सबसे पहले किसने बताया? ये ऐसा क्लेम करते हैं कि कॉपरनिकस ने बताया, और कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं महाविस्फोट सिद्धांत की। तो इसका प्रतिपादन होता है 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन होता है जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा, और उन्हें ही कहा जाता है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर महाविस्फोट सिद्धांत 1927 प्रतिपादन, और किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। उसके बाद वैगनर ने 1967 में इसकी व्याख्या की। महाविस्फोट सिद्धांत होता कि इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म और तापमान बहुत अधिक था। यानी कि सब कुछ एक छोटे से जगह में एकत्रित था। उनका आयतन जब एक जगह में होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, और तापमान और घनत्व बहुत अधिक होगा। और जब ये ज़्यादा ही पास आ गए तो हो गया विस्फोट, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ, और सब ब्रह्मांडीय पिंडों को अलग अलग बिखराव होने के बाद अलग अलग ब्रह्मांडीय पिंड बनेंगे ही। क्योंकि जब देखिए पहले था बिल्कुल क्लोज, और क्लोज होते 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 क्या होगा? नाभ की संलयन, और संलयन होते ही विस्फोट होगा, और विस्फोट होगा तो अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण होगा, छिटक कर दूर दूर। इस तरह से यह माना जाता है कि ब्रह्मांड हमारा निरंतर बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सौर मंडल की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, जो कुछ भी है उल्का, सब कुछ का समूह क्या कहलाया? सौर मंडल। हमारा सौर मंडल कहाँ स्थित है? उसको बोलते हैं मंदाकिनी या आकाशगंगा या फिर दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता है फैक्चुअल। ये तो अब आएगा नहीं कि केंद्र में स्थित है, बच्चा बच्चा जानता है। आयु पूछ लेते हैं, कई बार डायरेक्ट आया, हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन वो पूछ लेते हैं कि सूर्य की आयु तो लगभग 4.6 अरब वर्ष है। ठीक है, 4.5 अरब याद रख लेना है, 4.6 मत याद करना। सूर्य पृथ्वी के लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, और पृथ्वी को सूर्य तप का मात्र 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। ये सब नहीं पूछता है, बस आयु पूछ लेता है। और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में तो 8 मिनट 19 सेकेंड 499 सेकंड का समय लगता है। इसके अलावा पूछ लें अगर कि सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो स्रोत है नाभ की संलयन की प्रक्रिया, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। इसके बाद बात करें सौरमंडल के पिंड, तो कुल वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। दूरी के आधार पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, और आकार के क्रम में अगर करें तो बृहस्पति, शनि, ये पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। कभी आकृति, कभी दूरी के क्रम में, कभी आकार के क्रम में। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल व बुध। तो सबसे छोटा हो गया बुध, सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति, और पृथ्वी आकार के हिसाब से हो गई 5वें नंबर का ग्रह। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। कैसे? जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है, बीच में आ गया चंद्रमा और यहाँ थी पृथ्वी,
तो ये इसकी जैसे किरण गई तो इसकी छाया पड़ेगी ना पृथ्वी पर, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट आ ही नहीं पाएगी, इस एरिया में लाइट नहीं आ पाएगी, बाकी पूरा लाइट आएगी। तो इसलिए सूर्य ग्रहण तब पड़ेगा जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। ये कहलाता है सूर्य ग्रहण प्रतिपदा, यानी कि न्यू मून डे या फिर अमावस्या को ही होता है। अब आगे बात करें मरकरी की, तो मरकरी सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, ये हम तो जानते ही हैं। बुध यानी कि मरकरी सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा करने में 88 पृथ्वी के दिन, जैसे अपने दिन होते हैं 24 घंटे वाले, उस हिसाब से तो 88 दिन लगते हैं। सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके बारे में इतनी सूचना पर्याप्त है छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक और सर्वाधिक गर्म ग्रह है। भोर का तारा और सायं का तारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको पता करने मतलब याद करना है कि भोर का तारा किसे कहते हैं और सायं का तारा तो दोनों ही कहते हैं। शुक्र यानी कि वीनस को पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है, वीनस को, क्योंकि घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग समान है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं। बस इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके ज़्यादा अगर कोई पढ़ा रहा, पीएचडी करा रहा, तो करने की जरूरत नहीं, कह दो हमको यूपीएससी मेंस नहीं लिखना है। अब बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी की बात नहीं करेंगे तो रहेंगे कैसे भाई। तो पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है और पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं, नीला ग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। और पृथ्वी, ये पूछ लेते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड एग्जैक्ट याद करना अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इस गति को घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि एक दिन 24 घंटे का होता है, 24 घंटे हम लगभग मान लेते हैं, जबकि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है एक दिन वास्तविकता में। तो ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण के कारण ही तो दिन रात होते हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है, दिन रात होता है पृथ्वी का अपनी अक्ष के चारों ओर घूमना, अक्ष पर घूमना। यदि अक्ष पर माने जैसे कोई चीज है, गोला है, वो इसी अक्ष पर घूम रही है, ये क्या कहलाए, परिभ्रमण। तो इसके कारण ही दिन रात होते हैं। क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है। यदि कोई पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी है, अपने अक्ष पर घूम रही है, तो ये अक्ष पर घूमने के कारण हो रहे हैं दिन रात, और दिन रात हो रहे हैं पृथ्वी पर अपने, और इसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण। और सूर्य के चारों ओर, मान लीजिए ये सूर्य है, इसके चारों ओर घूम रही है, तो ये कहलाता है परिक्रमण। और परिक्रमण के कारण क्या बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, और पृथ्वी के अपने अक्ष के झुके होने के कारण भी ऋतुओं में डिफरेंस आता है। यही क्वेश्चन बनते हैं। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट व 9.51 सेकेंड या 365.25 दिन का समय लगता है। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। यही हम आपको बता रहे थे। आगे बात करते हैं। तो पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 4 जनवरी की निकटतम तिथि को होता है। इस स्थिति को पेरीहिलियन एपीहिलियन नाम से क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 4 जनवरी तो हमने कैसे याद रखा, हम आपको बताएं। जैसे उपसौर है ना, उपसौर लिखो बिना मात्रा लगाए ऊपर वाले, तो ये आ गया 4, तो हमने ये याद कर लिया 4 जनवरी हो गया क्या, उपसौर या फिर पेरीहिलियन। ठीक है। इसके बाद बात करें, सूर्य से सर्वाधिक दूरी सामान्यतः 4 जुलाई को होती है, वो कहलाती है एपीहिलियन, और इसको बोलते हैं अपसौर। इधर भी देखो 4 ही है, ठीक है। तो 4 जनवरी और जुलाई, कई बार ये आपको डेटा अलग अलग देखने को मिल जाएगा, कई जगह 5 जुलाई भी लिख लेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि उपसौर यानी कि पेरीहिलियन होता है वो जनवरी के पहले सप्ताह में, और एपीहिलियन यानी कि पृथ्वी की सूर्य से सर्वाधिक दूरी जो होती है वो होती है जुलाई के सप्ताह में। किसी गोलार्ध की बात नहीं कर रहे हैं, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं। अब पूछोगे कि दूरी क्यों चेंज होती है, तो देखो भाई, पृथ्वी गोल चक्कर थोड़ी लगाती है। ये है सूर्य,
और पृथ्वी लगाती है इलिप्टिकल पाथ में चक्कर। तो जब यहाँ पर रहेगी अगर पृथ्वी तो ये न्यूनतम दूरी होगी, और यहाँ पर रहेगी तो ये वाली दूरी मैक्सिमम दूरी होगी। वही पेरीहिलियन है पास वाली, और दूर वाली है एपीहिलियन। पी से याद रखो पेरीहिलियन यानी कि पास, और एप से दूर। तो 4 जनवरी और 4 जुलाई आप, या 5 जुलाई याद रख सकते हैं। जुलाई का पहला सप्ताह ऐसे ही याद है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन है तो सप्ताह के तौर पर आया था। इसके बाद बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन क्या होता है, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन व रात बराबर होते हैं, 21 मार्च व 23 सितंबर। और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 या 22 जून, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। तो जब एक में बड़ा दिन होगा एक गोलार्ध में, तो दूसरे में छोटा। तो पृथ्वी के गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून या 22 जून को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो। इसके बाद आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से माना जाता है, जाना जाता है, और आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है। फोबोस और डीमोस नाम के दो इनके चंद्रमा यानी कि दो उपग्रह हैं। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ जाता है, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अब आगे बात करते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर की। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, इसके उपग्रह गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो कि सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो गैनीमीड है, और किसका उपग्रह है, वो है बृहस्पति का उपग्रह। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा वैसे कौन सा है, वो है बृहस्पति। और शनि के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या भी पूछ सकता है 7। शनि के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, रिंग। रिंग जैसे नहीं चमकदार, इनकी संख्या होती है 7, याद रखना। और शनि के उपग्रहों की संख्या 82 है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन बहुत बार पूछा गया है। और सौर मंडल का भी दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का उपग्रह कौन सा है, टाइटन। तो टाइटन नाम से पूछ सकते हैं, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। इसके बाद बात करते हैं यूरेनस यानी कि अरुण की। तो अरुण की खोज करते हैं विलियम हर्शेल 1781 में। सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है, यानी कि पृथ्वी पर उल्टा होता है। तो इसका रोटेशन क्या होगा, उल्टा होगा पृथ्वी के। और पृथ्वी किससे किससे ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये कौन से घूमेगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। वरुण की बात करें तो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। इसकी खोज करी जोहान गाले ने। और वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रीटॉन। ट्रीटॉन। अब पूछ लेते हैं बौने ग्रह। बौने ग्रह की बात करें तो यम की खोज करी 1930 में क्लाइड टॉमबैग ने। सेरस, होमिया, मैकमैक और इरीज भी बौने ही ग्रह हैं। ठीक है, जो पूर्णतः ग्रह नहीं है लेकिन ग्रह के समान कुछ कुछ गुण रखते हैं, उनको बोल देते हैं हम बौने ग्रह। अब बात करें चंद्रमा की, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण, और चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाए तो सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा, पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होगा। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होगा। चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा व अमावस्या क्रम याद रखो। चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण, और चंद्र ग्रहण हो गया पूर्णिमा, और सूर्य ग्रहण हो गया अमावस्या। अब बात करते हैं सौर मंडल के अन्य पिंडों के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह जिनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स नहीं एस्टेरॉइड्स। तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे ग्रह हैं। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं तो बृहस्पति व मंगल के बीच। इंपॉर्टेंट है, किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं ये पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बृहस्पति व मंगल ग्रह के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी के टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त का निर्माण हो जाता है। तो हमें एक क्वेश्चन बताइए कि भारत में ऐसी कौन सी झील है जो क्षुद्र ग्रह के टकराने से निर्मित हुई है। धूमकेतु, ये कॉमेट जिसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं, बर्फ और गैस के, और पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होगी। समझ गए, यही तो क्वेश्चन आया था कि धूमकेतुओं की पूंछ तो हमेशा और हमेशा, अगर इस तरफ सूर्य है तो पूंछ दूर की तरफ होगी। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, उच्छल तारा, क्योंकि पूंछ दूर की तरफ सूर्य से होती है। अब बात करते हैं अक्षांश की, या फिर लेटीट्यूड जिसको बोलते हैं। तो पृथ्वी के ग्लोब पर स्थित विषुववृत्त से उत्तर या दक्षिण, उत्तर यानी कि ऊपर की ओर और दक्षिण यानी कि नीचे की ओर किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बांटा गया है, ऊपर हो गया उत्तरी ध्रुव, नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो 90 डिग्री नॉर्थ हो गया उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ हो गया दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद ये 0 डिग्री हो गई ये वाली, और इससे ऊपर इसको बोल दिया 0 डिग्री को भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोल दिया कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ को बोल दिया मकर रेखा। 66.5 से 90 ये हो गया अंटार्कटिक व्रत, और 66.5 से 90 नॉर्थ हो गया आर्कटिक व्रत। अब बात करें इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा की। तो विषुवत रेखा की बात कर लें तो पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अक्ष के अक्षांश को क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी इंपॉर्टेंट है, 111 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, जैसे ये है ना देशांतर, ये अभी तक देशांतर। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला दोगे, यानी कि तरबूज जैसे उसमें लाइन बनी होती है, उस तरह की जो काल्पनिक रेखाएं, ये कोई हाथ से खींची नहीं गई, ये काल्पनिक हैं, इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। इसी तरह अक्षांश भी काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, अब पूछ लेते हैं क्वेश्चन, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं प्राइम प्राइम मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा। किसको बोलते हैं, यही पूछ लेता है, ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा किसको कहते हैं, तो 0 डिग्री की रेखा को कहते हैं। ठीक है, और 180 डिग्री को क्या कहते हैं, वो कहते हैं डेट लाइन। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर की ठीक विपरीत यानी पीछे की तरफ स्थित होगी। 180 डिग्री देशांतर रेखा उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ग्रीनविच रेखा कैसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 डिग्री यानी कि 0 डिग्री के ठीक अपोजिट पर। और इसके अलावा एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, ये हमें पता है। ठीक है, इसके बाद कर्क रेखा की बात करें यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो विषुवत रेखा के उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। तो ये बताएं आप, भारत से कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा की मकर रेखा, कमेंट सेक्शन में आप बताएं। इसके बाद मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को कहेंगे मकर रेखा। और शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखाएं आपस में काटती हैं और एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहाँ काटेंगी, अटलांटिक महासागर में काटती हैं। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क मकर विषुवत सारी रेखाएं होकर गुजरती हैं, वो है अफ्रीका महाद्वीप। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये छोटे मोटे एग्जाम्स। अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया। नंबर 1 क्रस्ट, फिर मेंटल और कोर। भूपर्पटी ऊपर का भाग होगा उसको बोलते हैं क्रस्ट, फिर अंदर जाएंगे तो वो होगा मेंटल, और केंद्रीय भाग जो होता है ना भीतर भीतर ये वाला, वो कहलाता है कोर। क्या होता है आइए अलग से देख लेते हैं। तो भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, और इसका निर्माण पूछ लेता है तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। इन्हें सियाल क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए 3 है, सियाल, सीमा और निफे।
Cl मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम यानी मैग्नीज देख लेंगे, अभी हम बताते हैं। और निफे निकेल और फेरन यानी कि फेरस यानी कि आयरन। तो सियाल क्षेत्र में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता रहती है। मेंटल पृथ्वी की मध्य परत है, इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसका निर्माण भी बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। हाँ, इसे परत सीमा भी कहा जाता है, और ये सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता रहती है किसमें, सेकंड वाले में। सियाल सीमा नेफे हमने बताया, क्रस्ट, मेंटल व कोर। तो मेंटल होती है सीमा, और कोर की बात करें तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो निकेल और फेरियम यानी कि निफे, निकेल और फेरियम से बना होता है। और इससे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व सीधे सीधे आप याद रखेंगे कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है ये। और पृथ्वी के बाह्य सतह को निम्न भागों में बांटा गया। बाह्य सतह को नंबर 1 स्थल मंडल, फिर जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। जल मंडल यानी कि स्थल मंडल जिसको बोलते हैं लिथोस्फियर, जल मंडल जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्फियर, वायुमंडल एटमॉस्फियर और जैव मंडल बायोस्फियर। और यही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्थल मंडल की। तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को क्या कह देंगे, स्थल मंडल कह देंगे। स्थल मंडल की मैक्सिमम ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर। इसमें भी बढ़ रही है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो वर्तमान में ये है 8,848.86 मीटर। तथा अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच, अब ये बताइए मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये है 11,033 मीटर। और पृथ्वी के धरातल पर लगभग 71%, 70.8% भाग पर जल और 29.2% भाग पर स्थल का विस्तार है। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद रॉक, रॉक पर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। रॉक पे क्वेश्चन हमने देखे हैं, बहुत आराम से आते हैं और आपने कभी पढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये तो सिंपल है, क्या ही पूछेगा, और पूछ लेता है। तो रॉक की बात करें तो पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाली कठोर पदार्थों को सेल या चट्टान कहेंगे, ये तो हमें पता है। और चट्टान को उत्पत्ति के आधार पर किन भागों में विभाजित किया गया है, आग्नेय यानी कि इग्नियस सेल, इग्नियस रॉक, अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री, और रूपांतरित सेल यानी मेटामॉर्फिक रॉक। तीन प्रकार आग्नेय, अवसादी व रूपांतरित सेलों में विभाजित किया गया है। कैसे कैसे बनते हैं ये देख लीजिए, यही पूछता है, वो तीन भाग थोड़ी पूछता है। तो आग्नेय सेल की बात करें तो मैग्मा तथा लावा के जमने से आग्नेय सेल का निर्माण होता है, और आग्नेय सेल को ही प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल कहते हैं। बेस उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं, उदाहरण है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पिगमाइट, डायोराइट, गैब्रो। ये सब क्या है, बेसाल्ट इंपॉर्टेंट, बेसाइट, ग्रेनाइट, ये पिगमाइट, ये सब आग्नेय सेल के उदाहरण हैं। अवसादी सेल का निर्माण सेलों के क्षरण से प्राप्त अवसाद, नाम से ही लग रहा अवसाद यानी कि जमा होते रहते हैं, उनके रहने के कारण। अब एक के ऊपर एक जमा होंगे तो उनमें क्या होंगी, परत। तो ये अगर क्वेश्चन पूछ ले घुमा के कि परतदार सेलों का उदाहरण है, तो वो होंगे अवसादी सेल। और चूंकि परत है तो वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म भी पाया जाएगा। तो एक के ऊपर एक लेयर है, बीच में कोई जीव जंतु मर गया, टपक गया, उसको भी लपेट दिया बढ़िया से, सैंडविच बन गया वो भी। तो जीव जंतुओं, वनस्पतियों और अवसाद का जीवाश्म भी पाया जाता है। अब क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि खनिज तेल किन सेलों में पाया जाता है, यानी किन चट्टानों में पाया जाता है। तो खनिज तेल पाया जाता है किसमें, अवसादी सेलों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा उदाहरण देख लें तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान आदि हैं अवसादी सेलों के उदाहरण। इनसे एक न क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बहुत आराम से पूछ लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके साथ क्या हो गया, कितना आसान पूछ के आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। अब बात करते हैं रूपांतरित सेलों की। तो रासायनिक क्रियाओं, ताप दाप आदि के कारण आग्नेय और अवसादी सेल क्या हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं, उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इन्हें रूपांतरित या कायांतरित सेल कहते हैं। इनका उदाहरण याद रखना, नीस खास तौर से स्लेट, सिस्ट,
संगमरमर, क्वार्टजाइट, फाइलाइट और नीस रूपांतरित सेलों का उदाहरण है। अगर हम एक बात करें कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, तो नीस या पूछ लेगा संगमरमर या स्लेट की ये कौन सी सेल का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है रूपांतरित सेलों के। इसके बाद बात करते हैं ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो की। तो ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी धरातल पर स्थित प्राकृतिक छिद्र है, जिससे क्या होगा, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, राख, जलवाष्प जो कुछ है अंदर, हमने बताया ना निकिल फेरस सब में बहुत गर्मी अंदर, अभी भी पृथ्वी बहुत हाई टेम्परेचर है। और ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, जलवाष्प। और ये बताओ क्या जलवाष्प ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं, मैग्मा। और एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला ये रॉकी कौन से में है, उत्तर अमेरिका में। एंडीज क्या है, दक्षिण अफ्रीका। तो एकांकागुआ एंडीज पर्वत स्थित ज्वालामुखी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी पर्वत है, 6,962 मीटर। याद रख लेना 6,962 मीटर। कहाँ पर, एकांकागुआ पर्वत। और कहाँ, कौन से, एंडीज पर्वत श्रेणी में ये स्थित है। इसके बाद बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी की। तो सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिसमें अक्सर ही विस्फोट या फिर उद्गार यानी कि जलवाष्प और गैसें अचानक निकलती ही रहती हैं। अमेरिका के हवाई द्वीप स्थित किलायू संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी उद्गार से लोगों की मौत होती है तो किल हो जाते हैं, हमने याद करने का तरीका ढूंढा है। तो किलायू, तो किल हो गया, आई और यू यानी कि यूनाइटेड स्टेट, तो अमेरिका के हवाई द्वीप। और ऐसे याद कर लिया हमने, कोई बहुत घटिया तरीका है लेकिन याद होना चाहिए, और क्या फर्क पड़ता है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, वह है भूमध्य सागर में स्थित सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ। या तो ये पूछ लेगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी। या फिर ये पूछ लेगा कि कौन से द्वीप पर स्थित है, या फिर ये पूछ लेगा स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, वो भूमध्य सागर में है या हिंद महासागर में या कहीं भी है। तो भूमध्य सागर में स्थित है स्ट्रॉम वैली। इसके बाद बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी है जिनमें पिछले कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। मृत मतलब संभावना ही खत्म, और प्रसुप्त मतलब इस सो रहा अचानक से उठेगा तो कुछ तहस नहस भी कर सकता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इनमें ज्वालामुखी का नाम दे देंगे और पूछ लेते हैं ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिनमें प्राचीन काल में कभी उद्गार नहीं हुआ लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना भी नहीं है। और इनमें पाकिस्तान का कोहे सुल्तान, ईरान का दामन, म्यांमार का पोपा इंपॉर्टेंट है, पोपा, अफ्रीका का कोलाल व किलिमंजारो, इक्वेडर का चिम्बराजू आदि प्रमुख हैं। पाकिस्तान में कोहे सुल्तान है, ईरान में दामवंद है, म्यांमार का पोपा, याद रखना। इसके बाद बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रशांत महासागर के तटीय भाग यानी अग्निवलय, यानी इंग्लिश में याद रखना है इसको, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है प्रशांत महासागर के तटीय भागों। इसके बाद बात करते हैं भूकंप की। तो पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के माध्यम से धरातल पर होने वाले कंपन को क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। इसमें भूकंप नहीं पूछता, इसमें वेव पूछ लेता है, एस वेव, पी वेव, ये सब, और इनमें किससे क्या नुकसान होता है ये भी आपसे पूछ लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भूकंप के दौरान तरंगें तीन प्रकार की उत्पन्न होती हैं, ये भी पूछ सकता है, पी अथवा प्राइमरी, एस अथवा सेकेंडरी, एल अथवा सतही यानी कि सरफेस। ठीक है, पी एस एल, पी एस एल एक पाकिस्तान में क्रिकेट लीग है जो जानते होंगे, घटिया वाली, वही वाली पी एस एल से याद रखो भूकंप। तो पाकिस्तान में भूकंप तो आता ही रहता है, हम लोग कुछ बोल दें तो उनमें भूकंप आ जाता है। तो पी
प्राइमरी, एस सेकेंडरी, एल अथवा सतही लव वेव्स बोलते हैं। लव वेव्स, लव से तो आपको याद ही होगा, तो PSL याद रखना। और पी तरंगें पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। ये भी पूछ सकता है कि पी तरंगें, तो पी तरंगें सभी माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। एस केवल, एस से याद रखना सेकेंडरी है, लेकिन आपको याद करने के लिए बता रहे हैं सॉलिड, तो एस तरंगें केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। एल तरंगें ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। तो पी तरंगें पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों से, एस तरंगें सॉलिड से, और एल तरंगें ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। ये आपको ध्यान रखना। और एल तरंगें जो होती हैं वो सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। आपको याद कैसे रखना है, बोलते हैं ना सब लोग शॉर्ट फॉर्म में सबके, इनके एल लग गए, तो एल लग गए का मतलब हुआ कि एल तरंगें याद रखना सर्वाधिक विनाशकारी होती है। अधिकेंद्र पर पी तरंगें सबसे पहले पहुंचेंगी, क्योंकि वही तो प्राइमरी हैं। और समुद्र के अंदर भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। और सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगर इसमें ऑप्शन में आपको क्या दे देगा, रिक्टर, तो रिक्टर क्या है, पैमाना है नापने का, लेकिन मापते किससे हैं, सिस्मोग्राफ से। ठीक है। और भूकंप मापने के लिए रिक्टर स्केल परिमाण, मार्केली स्केल तीव्रता। अगर परिमाण की बात करें तो रिक्टर स्केल, और तीव्रता की बात करें कितना तीव्र है, तो मार्केली स्केल तथा रॉसी फेरल स्केल का भी प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप मापने के लिए सेस्मोग्राफ, और स्केल की बात करें 3 स्केल, रिक्टर स्केल, मार्केली स्केल और रॉसी फेरल स्केल। अगर केवल केवल उसका परिमाण ज्ञात करना है तो वह रिक्टर स्केल, और तीव्रता ज्ञात करनी है तो मार्केली स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में। तो धरातल पर पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। या ऐसी मान लो कोई चीज हो, अचानक से एक प्लास्टिक ही पड़ी हो, और इधर उधर से दबाव पड़ जाए, पानी डालो, सब तितर बितर हो जाएगा, कुछ नई नई संरचनाएं बनेंगी। तो इसी तरह पृथ्वी पर भी विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, जिसमें बाढ़, सूखा आदि, वर्षा, ज्वालामुखी विस्फोट सब कुछ कारक जिम्मेदार हैं। तो उसमें सबसे पहले जो बनता है वो है पर्वत। तो तरातल का वह विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा और तीव्र ढलान वाला होता है। इसका शिखर संकुचित क्षेत्र वाला हिस्सा होता है। तो पर्वत मतलब आप जानते होंगे, पर्वत दिमाग में आते ही ऐसे ट्रायंगल बनता है। अगर ऐसा होगा तो ये पर्वत थोड़ी कहलाएगा, तब क्या इसको हम पठार भी बोल सकते हैं। वो उसकी चट्टानों पर, प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, तब हम इसको, कुल मिला के पर्वत होने के लिए ढलान बहुत तीव्र होने चाहिए नए पर्वत के लिए। अब आगे बात करते हैं पर्वत के प्रकार। जरूर पूछता है कि कोई भी, जैसे पूछ लिया था हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। या अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है, या रॉकी एंडीज पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं, ये नहीं पूछेगा पर्वत किसे कहते हैं। ठीक है। तो निर्माण के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। अवरोधी अथवा ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है तनाव और खिंचाव की शक्तियों के कारण। तनाव और खिंचाव की शक्तियों के कारण होते हैं अवरोधी अथवा ब्लॉक पर्वत। वॉस्जेस पर्वत फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है जर्मनी, और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ये आपको याद रखना है। कैसा क्या है, जब हम ज्योग्राफी पूरी तमीज से पढ़ाएंगे, अभी एग्जाम में उतना पढ़ो जितने मार्क्स आ जाए। अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो अवशिष्ट पर्वत का निर्माण चट्टानों के अपरदन के परिणामस्वरूप हुआ है। जैसे भारत का विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां, स्पेन का सियरा नेवादा, अमेरिका के गैसा बूटे घर्षित पर्वत के उदाहरण हैं। यानी कि अवशिष्ट बच गए पर्वत के, चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप बनते बचे हुए वो कहलाए अवशिष्ट पर्वत। जैसे भारत का विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां याद रख लेना। इसके बाद बात करते हैं मोड़दार या वलित पर्वत। इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मोड़दार या वलित पर्वत का निर्माण होता है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों संपीड़न के कारण पृथ्वी की सतह पर अचानक से ऐसी चट्टान मुड़ जाए, तो मुड़ने के कारण बनता है मोड़दार या वलित पर्वत, जिसमें उदाहरण है भारत का हिमालय, रूस का यूराल, उत्तरी अमेरिका का रॉकी और एंडीज। तो यानी कि बड़े बड़े पर्वत जो है ना, हिमालय, यूराल, रॉकी, एंडीज, ये सब मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। और भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत माना जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट है कि अरावली पर्वत उदाहरण है। तो अरावली पर्वत है वलित पर्वत का और विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत माना जाता है। और तो अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी की बात कर लें तो माउंट आबू के निकट कौन सी है, गुरु शिखर।
और एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी, ऊंची नहीं, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और 7200 किलोमीटर में स्थित है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बना, पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिरेनीज या पिरेनीज बोलते हैं, पिरेनीज पर्वत फ्रांस व स्पेन के बीच सीमा बनाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में और उनके सर्वोच्च बिंदु के बारे में, कहाँ स्थित है और सर्वोच्च बिंदु क्या है। तो कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, ये है पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में, सर्वोच्च बिंदु है कांकागुआ। और इसके बाद रॉकी पर्वत जो है वो पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में स्थित है, इसका है माउंट एल्बर्ट। हिमालय काराकोरम हिंदू कुश दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा बिंदु। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कोसी यूस्को सबसे ऊंचा। इसके बाद ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत अंटार्कटिका में। विंसन मैसिव सबसे ऊंचा, इंपॉर्टेंट है विंसन मैसिव। आगे बात करते हैं तिएन शान की। तो तिएन शान दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। पिक पोवेडीज का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अल्टाई माउंटेन्स जो इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे, अल्ताई की पहाड़ियां भी बोलते हैं, मध्य एशिया में स्थित है। बेलुखा सबसे ऊंचा पॉइंट है। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस में स्थित है। नेरोडनेया यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट है। और कमचटका श्रेणी पूर्वी रसिया में है। और क्यूचेव्स्का साक्या सोप का इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसके बाद एटलस पर्वत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। सबसे बड़ी बात, एटलस पर्वत कहाँ है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। और टाइपकल इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसके बाद वर्खोयांस्क पर्वत पूर्वी रसिया में स्थित है और मास्काया यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट। अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंडिया में स्थित है वो अपने यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पश्चिमी घाट तो पश्चिमी भारत में स्थित है और अनाई मुडी यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसके बाद सिया माड्रे ओरिएंटल मैक्सिको में स्थित है। पोटोसी यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत। जाग्रोसी पर्वत ईरान में स्थित है। और एल्बोर्ज इंपॉर्टेंट है, एल्बोर्ज ये भी ईरान में स्थित है। तो एल्बोर्ज का सबसे ऊंचा है पॉइंट दामवन। और जाग्रोस पर्वत ईरान का, इसका है देना या फिर कास मस्ता। इसके बाद स्कैंडिनेवियन रेंज पश्चिमी नॉर्वे में स्थित है और गेल्डहोपिजेन सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसके बाद ड्राकेंसबर्ग इंपॉर्टेंट है, ड्राकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और टवाना एंटलेनियाना सबसे ऊंचा पॉइंट है। काकेकस पर्वत इंपॉर्टेंट, कहाँ पर स्थित है, काकेकस, काकेसस, काकेसस पर्वत रशिया में स्थित है। अल्ब्रूस पश्चिमी चोटी इसके सबसे ऊंचा पॉइंट है। अलास्का श्रेणी इंपॉर्टेंट, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का पॉइंट। और माउंट मैकिनले डेनाली दक्षिणी चोटी सबसे ऊंची चोटी है, ये तो इंपॉर्टेंट है। काकेसस है रसिया में और अल्ब्रूस है इसका सबसे ऊंचा पॉइंट। इसके बाद बात करें तो अलास्का श्रेणी में, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। माउंट मैकिनले इंपॉर्टेंट है और डेनाली इसकी सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद कास्केड रेंज की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में स्थित है और माउंट रेनियर भी इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कास्केड रेंज। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा। एपिनाइन इटली इंपॉर्टेंट है और कॉर्नो ग्रैंडे यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट। सबसे ऊंचा भले ही ना पता हो लेकिन एपिनाइन इटली में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। एप्लेसियंस पर्वत पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा और माउंट मिशेल यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। एप्लेसियन पर्वत पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। बीच में क्या मतलब, इन दोनों में स्थित है। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आल्प्स पर्वत ये मध्य यूरोप में स्थित है और माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आल्प्स पर्वत मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है और माउंट ब्लैंक इसकी, या ब्लैक, माउंट ब्लैक या माउंट ब्लैंक, कहीं कहीं ब्लैंक लिखा होता है, कहीं कहीं ब्लैक लिखा होता है, ब्लैक याद रख लेना आप, वो है इसकी सबसे ऊंची चोटी। अब बात करते हैं पठार की। तो पठार अभी हमने बताया था पर्वत में ऊपर हिस्सा नुकीला होगा। पठार पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से तो ऊंचा होता है लेकिन इसका शीर्ष भाग क्या होगा, सपाट, यानी कि ऐसे प्लेन जैसा होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमेंट पठार और दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया पठार पर्वतपति पठार के प्रमुख उदाहरण हैं। कौन सा, पैटागोनिया कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। और भारत का छोटा नागपुर और रामगढ़ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ओजार्क पठार गुंबदाकार पठार के उदाहरण है। तो गुंबदाकार पठार भारत का छोटा नागपुर का पठार स्थित है। तो छोटा नागपुर का पठार नागपुर में, ये समझ में आया, शिमला में उसकी रेंज है, ये ध्यान रखना आप लोग।
इसके बाद बात करते हैं घास के मैदानों की। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री के अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है इस घास के मैदानों को, हाँ इंपॉर्टेंट ये नाम है, अफ्रीका में सवाना कहते हैं, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में कैंपास और दक्षिण अफ्रीका में इनको क्या कहा जाता है, पार्क लैंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को अमेरिका व कनाडा में क्या कहेंगे, प्रेयरी। प्रेयरी क्यों कहा, प्रेयरी में क्या होता है सबसे ज़्यादा, मक्का की गेहूं, यह हमें बताना है। इसके बाद अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में पम्पास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ये नाम याद रखना, यूरेशिया में स्टेपीज कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय घास। तो कनाडा में बोल दिया प्रेयरी, अमेरिका कनाडा में प्रेयरी, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में पम्पास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के बीच का जो भाग है ऊपर वाला हिस्सा जब मैप देखते हैं वो स्टेपीज, और ऑस्ट्रेलिया वाला कई बार आया वो होता है डाउन्स। अब आगे बात करते हैं महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप यानी कंटिनेंट और पेनिसुलिया के बारे में। पेनिसुला क्या होते हैं, तो संपूर्ण पृथ्वी को, स्थलभाग को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया। ये 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप और कौन कौन से हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आर्कटिक, अंटार्कटिका, सब तो हैं, 7 में है। और 7 उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, अब एशिया महाद्वीप की बात करेंगे अगले वीडियो में और उसमें एशिया का सारे महाद्वीप को ही कवर कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योग्राफी हम बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद आज और कल में कर देंगे। इसके बाद 1500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैट 2022 के लिए और करंट अफेयर्स भी आपको लेके आने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद।